हाय स्टूडेंट, राधे राधे एंड जय श्री राम। आज हम लोग डील करने वाले हमारे जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर सबसे मेन टॉपिक होता है सीओपीडी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ओके, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इट इज रेफर टू द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्पाइशीमा, अ पेयर ऑफ टू कॉमनली को एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द लंग इन विच ऑफ एयर वे बिकम अ नैरो। देखो, सीओपीडी के अंदर दो डिजीज के साथ डील करनी पड़ती है। एक तो होती है ब्रोंकाइटिस, दूसरी होती है एम्पाइशीमा। इसके अंदर होता क्या है, द लंग इन विच द एयरवे बिकम अ नैरो, मतलब जो एयरवे होता है वो नैरो हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके अंदर कॉजेज क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर है ना, कॉजेज थोड़े कॉमन रहते हैं। जैसे कि बात करें, स्मोकिंग है, एयर पॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, स्मोकिंग इट इज द प्राइमरी रिस्क फैक्टर ऑफ द सीओपीडी। न्यूमरस इरिटेंट फाउंड इन द सिगरेट स्मोक स्टिमुलेट द एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड कफिंग एंड डैमेज द ब्रोंक्यूलर एंड एल्वियोलर। मतलब जो स्मोकिंग होता है ना, सिगरेट वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इरिटेंट होते हैं, वो हमारे ब्रोंक्यूलर सरफेस को इरिटेट करते हैं ताकि इन्फ्लामेशन हो और जिससे म्यूकस का प्रोडक्शन हो और डैमेज हो जाए हमारे ब्रोंक्यूलर और एल्वियोलर वॉल। ठीक है। सेकेंड होता है एयर पॉल्यूशन। सिंपल सा है, अर्बन एरियाज हार्मफुल द पर्सन्स विद एग्जिस्टिंग लंग डिजीज। ऑक्यूपेशनल वर्क, मतलब मिल या फैक्ट्री के अंदर जो लोग वर्क करते हैं ना। एक्सप्लोजन ऑफ द वर्क प्लेस डस्ट फाउंड इन द कोल माइंस, गोल्ड माइंस एंड इंडस्ट्रीज इरिटेन कॉज ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब आपको मालूम है ना, इंडस्ट्री के अंदर जो लोग वर्क करते हैं ना, उनकी जो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं। इन्फेक्शन की बात करें, बार बार इन्फेक्शन हो तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मल्स इफेक्ट एंड ब्रोंकुलर एंड एल्वियोलर मोल्स सब्सेप्टिबल हो। मतलब क्या होता है, बार बार आपको इन्फेक्शन होगा तो डिफेंस मैकेनिज्म आपका कमजोर होगा और आप इजीली किसी भी बीमारी से मतलब अफेक्टेड हो सकते हैं। फिर इसके अंदर जो मेन कॉज होता है ना, वो होता है जेनेटिक अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। क्या होता है, जब हम देखो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज अ जेनेटिक कंडीशन that is the responsible for 2% of causes of COPD. Antitrypsin protease protect the lungs from damage caused by the protease enzyme such as the elastase and trypsin, which is released as a result of inflammatory response of the smoke. क्या होता है, जब हमें स्मोक करते हैं तो क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है, ट्रिप्सिन और जो भी प्रोटीन प्रोटीन की जो पचाने वाले या फिर डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे लंग की वॉल को डैमेज करता है। तो एंटी ट्रिप्सिन जब होगा तो ट्रिप्सिन को एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करेगा, और यदि एंटी ट्रिप्सिन नहीं होगा तो वो लंग की वॉल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेंगे और सीओपीडी हो जाएगी। अब हम लोग डील करते हैं आगे। देखो, पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। कॉजेज हो गए हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्मोक है या फिर एयर पॉल्यूशन, मतलब जो भी कॉजेज है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारी ये आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, दूसरा एम्पाइशीमा है। दोनों को डील कर दे। क्रॉनिक ब्रोंकियल इरिटेंट, मतलब को भी यहाँ पे जो भी आएगा कॉज वो इरिटेट करेगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, सिक्रेशन होगा, क्रॉनिक कफ आएगा, ब्रोंकियल स्पाज्म, मतलब ब्रोंकियल होती है ना, उसके अंदर बढ़ जाने के कारण वो नैरो हो जाती है। ठीक है ना। फिर इसकी जो मेन लास्ट में क्या होगा, आपका एयर भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, डिसएपनिया हो जाएगा एंड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ ही एम्पाइशीमा, मैंने बोला था दो डिजीज है ना, दोनों को साथ में पढ़ना है ना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी होगी, ब्रेकडाउन ऑफ द इलास्टिसिटी इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग, एल्वियोलाई या फिर आपके एल्वियोलर डक्ट है या रेस्पिरेटरी डक्ट है, उसकी इलास्टिसिटी यदि आपको खत्म हो जाए तो एम्पाइशीमा होगा। मतलब मैं भाई आगे डिजीज पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। एम्पाइशीमा डिस्ट्रक्शन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेस, जिससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, डिसएपनिया होगा एंड इन्फेक्शन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या अपीयर रहेंगे, इसके अंदर बात करते हैं। कफ रहेगा, स्पुटम आएगा, विजिंग साउंड आएगी, सिस्ट आपको टाइटनेस लगेगा, डिसएपनिया, वेट लॉस होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, बैरल सिस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मेन है, आपको सीओपीडी का आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपके ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वाला। ठीक है ना, बैरल सिस्ट। इसके अंदर देखो, सीओपीडी के अंदर दो डिजीज है। सबसे पहले डील करते हैं ब्रोंकाइटिस के अंदर। Bronchitis result from the inflammation of the bronchi, leading of the increased mucus production, cough, and eventually scarring of the bronchial lining. आपको मेन ध्यान रखना है, आपको डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन फ्रॉम एटलीस्ट 3 मंथ। मतलब कोई भी पर्सन है, उसको म्यूकस प्रोडक्शन आ रहा है, कफिंग आ रही है 3 महीने से, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस पर्सन को ब्रोंकाइटिस हुआ है। आपको इसके कॉजेज सीओपीडी वाले लिखने हैं। पैथोफिजियोलॉजी हम लोग सीधा पढ़ते हैं। इसके अंदर सिंपल सा रहता है। देखो, कॉजेज होगा, वो क्या करेगा, एंटर करेगा और आपको इरिटेट करेगा आपके सरफेस को बार बार। परसिस्टेंट का मतलब होता है बार बार। इन्फ्लामेशन कॉज होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होने से क्या होगा, देखो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा एंड देन इंक्रीज ऑफ द गॉबलेट सेल्स, वो भी क्या करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन ही करती है, जिससे क्या होगा, ये म्यूकस है ना,
ब्रोंकियल सरफेस पर जाएगा, जम जाएगा और उसको मोटा कर देगा, थिकनेड कर देगा। एंड नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, जिससे क्या होगी, सपोज दैट ये न्यूमन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि ये जमेगा ना तो यहाँ पर ये नैरो हो जाएगी, इसके सरफेस बहुत कम रहेगा, जिससे क्या होगा, इसके फंक्शन अल्टर्ड हो जाएगी। फिर बात करें हमारे जो सीओपीडी हुआ है ना, इसके आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे। कफ रहेगा, प्रोडक्शन स्पुटम रहेगा, फीवर रहेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसअपनिया, विजिंग साउंड, रनिंग नोज एंड सीट डिस्कम्फर्ट। आप सीओपीडी वाले लिख सकते हैं, आपको क्या करना है इसके अंदर फीवर लिखना है क्योंकि इन्फ्लामेशन है। विजिंग साउंड सिंपल सा रहता है, कफ भी सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे एम्पाइसीमा क्या होता है। देखो एम्पाइसीमा इट इज द डिफाइन एप enlargement of the air space distal to the terminal bronchioles with is destruction of their wall of the alveoli। complete enlargement का मतलब होता है इलास्टिसिटी जब रिड्यूज होती है, कोई भी सपोज दैन ये आपका सपोज दैन ये आपके एयर स्पेस है, इसकी यदि इलास्टिसिटी यदि रिड्यूज होती है तो वो ऐसे ही रहेगा। यदि इलास्टिसिटी होगी तो वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बट इलास्टिसिटी यदि रिड्यूज हो तो वो अपने एक ही सरफेस के अंदर रहेगा। इसको आराम से समझते देखो हम लोग। CO2 elimination is the disturb and increase in the CO2 टेंशन इन आर्टियल ब्लड कॉजिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब जब CO2 हमारे सपोज दैन ये आपकी एल्वियोलाई, अब इसके अंदर CO2 भरी हुई है पूरी, ठीक है, लंग्स के अंदर, और यदि वो ऐसे कंप्रेस नहीं हो रही है, CO2 बाहर नहीं जा रही है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसको आपको एम्पाइसीमा होता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, पहले समझते हैं। टाइप्स होते हैं सेंट्री एशिनार, पेनासिनार एंड पैरासेप्टल। सपोज दैन ये आपका ना पूरा एल्वियोलर डक्ट है या आपके टर्मिनल ब्रोंकियल्स है, इसको समझते देखो। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका टर्मिनल ब्रोंकियल है। 20 वाला जो पोर्शन है वो आपका रेस्पिरेटरी डक्ट एंड रेस्पिरेटरी सैक है। ये लास्ट वाला जो पोर्शन है ना वो आपका एल्वियोलाई, ठीक है। 3 पोर्शन है, सेपरेट करना तीनों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्री एशिनार का मतलब ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स डिस्ट्रक्शन एंड एनलार्जमेंट। मतलब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स वाला एरिया है ना, वो वहाँ पर एम्पाइसीमा कॉज करेगा, ठीक है ना। और किसकी वजह से होता है, सिगरेट स्मोक की वजह से। पेनासिनर का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंड एल्वियोलर एनलार्जमेंट। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनलार्जमेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनासिनर। ये किसकी वजह से होता है, एंटी ट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होता है और स्मोक के कारण होता है। थर्ड होता है पैरासेप्टल। पैरासेप्टल का सिंपली मीनिंग है एल्वियोलर सैक एंड डक्ट एनलार्जमेंट। मतलब जो लास्ट वाला पोर्शन है ना वहाँ पर एनलार्जमेंट होगा तो उसे पैरासेप्टल एम्पाइसीमा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि सीओपीडी है ना, उसकी डायग्नोसिस हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रोंकाइटिस पढ़ा, हमने एम्पाइसीमा पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ द सीओपीडी। ब्लड टेस्ट कराना डिटरमाइन करता है इन्फेक्शन को। ईबीजी आर्टियल ब्लड गैसेज मेजर करता है ऑक्सीजन को लेवल को ब्लड के अंदर। फेस एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्पुटम सेंसिटिविटी टेस्ट, ईसीजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजर टू द फंक्शनिंग, मतलब कितना एयर अंदर जा रहा है कितना बाहर जा रहा है, उसके लिए पीएफटी टेस्ट करता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट। किसी भी डिजीज़ के अंदर मैनेजमेंट सबसे मेन है। देखो मैनेजमेंट 3 प्रकार से रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करें मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स देनी है क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, ओके, कोई भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आज की डेट में एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा चलती है। म्यूकोलाइटिक ड्रग देना है ताकि वो म्यूकस जो भी भरा हुआ है वो थोड़ा पतला हो जाए, बाहर निकल जाए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, नसीड वाली, ओके, नॉन स्टेरॉइड वाली, ओके। ब्रोंकियो डायलेटर देना है। ब्रोंकियो डायलेटर वो क्या करेगा, बीटा 2 एगोनिस्ट जो सिम्पेथोमाइमेटिक्स होती है, उसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग अलग अलग प्रकार की होती है। साल्बुटामॉल होता है, टिबुटुलाइन होती है, फॉर्मेट्रल होती है, सालमेट्रल होती है। एंटी कोलिनर्जिक होती है, वो भी ब्रोंकियो डायलेटर आती है। जैसे बाद इवेट्रोपियम ब्रोमाइड है और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड रहती है। फिर आप एंटीपायरेटिक दे सकते हैं क्योंकि फीवर है उसको, एनाल्जेसिक दे सकते हैं क्योंकि उसको पेन हो रहा है, ठीक है ना। सर्जिकल मैनेजमेंट बात करें तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं, आपको लंग ट्रांसप्लांटेशन कराना होता है। एंड दूसरा क्या होता है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। ये आप है ना गूगल कर लेना क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अलग सा है, ठीक है। हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट तो किसी भी डिजीज़ के अंदर बहुत ही सिंपल रहेगा, आप आराम से लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कलेक्ट करना, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना, असिस्ट करना पेशेंट वाइटल साइंस को, डेवलप करना ट्रस्ट को, पेशेंट विद द टेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मतलब आप ट्रस्ट किसी भी पेशेंट के साथ डेवलप करेंगे तो आपको आराम से बात करेगा वो। प्रोवाइड करना कंफर्ट इंक्लूडिंग पोजीशन, एनवायरनमेंट यानी कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है, हम लोग अच्छी पोजीशन दे दे, अच्छा एनवायरनमेंट देते, अच्छे बिहेवियर करेंगे तो वो आराम से हमारे साथ डील करेगा, ठीक है।
प्रोवाइडिंग करेंगे प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, जो भी हमारे डॉक्टर्स या फिजिशियन ने जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया वो आपको उस पेशेंट को देना है। रेगुलर असेस करना है SpO2 O2 लेवल को एग्जामिन करना है, डायग्नोसिस रिपोर्ट को रिपोर्ट करना है, ऑक्सीजन थेरेपी को एनकरेज करना है पेशेंट टू द एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट को बोलना है कि आप आराम से पूरी ब्रीथ लो, मतलब पूरा इनहेल करो पूरा एक्सहेल करो, ऐसे आपको उसको एक्सरसाइज करानी है। सेल्स फिजियोथेरेपी रहती है, मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स एंड मतलब आउटपुट इनपुट मैनेज करना, कितना यूरिन आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट भी करना है एंड एजुकेट करना है पेशेंट को, एकदम सिंपल सा रहता है ये नर्सिंग मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग के COPD हमने पढ़ा तो उसके अंदर 2 डिजीज है, एक तो ब्रोंकाइटिस, दूसरी हमारी एम्फाइसीमा, ठीक है ना। यदि आपको रेगुलर हमारे जैसे नोट्स चाहिए एंड्रॉइड, ठीक है, तो आपको वीडियो से मिल सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में यदि नहीं मिले तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नई डिजीज के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।